हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 6 अक्टूबर और आज की जो करंट अफेयर होगी उसके टॉपिक्स हैं युवा 2.0 जो कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई है, और वर्ल्ड टीचर्स डे जो अभी रिसेंट में गया है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फॉल हो रहा है, कितना हो रहा है, पहले कितना था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के अंदर प्रचंड नाम से जो मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको इंडक्ट किया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसरो ने कंफर्म किया है एंड ऑफ मॉम। ये मॉम क्या है, तो ये पूरा का पूरा शायद जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो जो सबसे पहले है वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके, वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 5। हर साल 5 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। दिस डे सेलिब्रेटेड थैंक एंड ऑनर्स टीचर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट्स। On this day, many also come together and organize meeting, conference such as and identify प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय टीचर्स। कि भाई इस दिन है ना सब लोग इकट्ठा मिलके कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं और टीचर्स के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, जो जो इश्यूज़ वो फेस करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है कंट्रीज़ का या फिर ग्लोबली, और उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया जाता है। इस साल का जो थीम था वो था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिनस विद टीचर्स। कि भाई जो एजुकेशन के अंदर जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किससे बिगिन होता है, टीचर्स के थ्रू बिगिन होता है। ये अभी कौन सी एनिवर्सरी थी वर्ल्ड टीचर्स डे की? 28वीं वर्ल्ड टीचर्स डे। अभी इसके सिग्निफिकेंस और सेलिब्रेशन, सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? द सर्विस ऑफ टीचर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन आर एक्नॉलेज्ड ऑन वर्ल्ड टीचर्स डे। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर द चैलेंजेस रिलेटेड टू teaching and profession. This day is an occasion to resolve issue regarding the teaching profession and to recognize the rights and responsibility ऑफ अ टीचर्स। कि भाई ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। टीचर्स के प्रोफेशन में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, जितने भी चैलेंजेस वो फेस करता है, उनके बारे में बातें करी जाती है, और जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको रिजॉल्व करने की ट्राई किया जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइक जो डायरेक्टर जनरल हैं ILO इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके कौन है डायरेक्टर? उसके डायरेक्टर हैं गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना वर्ल्ड टीचर्स डे के रिगार्डिंग, तो वही उनको यही ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली युवा 2.0 नाम से एक स्कीम स्टार्ट करी है। इस स्कीम के अंदर में क्या होगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है 50,000 पर मंथ, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 30 नवंबर है। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। तो बात करते हैं अक्टूबर 2 अक्टूबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये स्कीम को लॉन्च किया था, युवा 2.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स स्कीम, विच इज़ अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑथर मेंटर प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड बिल्डिंग ऑथर्स, ठीक है। तो ये किन के लिए है मोस्टली? ये है मोस्टली जितने भी यंग बच्चे हैं या फिर ऑथर्स हैं जो 30 साल की कम उम्र में अभी हैं, वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। वही इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन मकसद क्या है इसका, कि रीडिंग को प्रमोट किया जाए, राइटिंग को प्रमोट किया जाए, और जो बुक कल्चर है इंडिया के अंदर उसको प्रमोट किया जाए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और लिखने की रुचि भी रखें, ठीक है, ऑथर बनने का ट्राई करें, और जितना भी बुक कल्चर है इंडिया का, जो इतिहास रहा है, तो उसको भी मेंटेन करके रखें। दिस will also project India and Indian writings globally. युवा 2.0 is a follow-up to the first edition of युवा, which show a large-scale participation from the young and budding authors in 22 different Indian languages and English. तो जो स्टार्टिंग का जो युवा प्रोग्राम स्टार्ट किया था सरकार ने, तो उसके अंदर 22 डिफरेंट लैंग्वेज और प्लस में इंग्लिश के साथ में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसकी जितनी पॉपुलैरिटी थी उसको देखते हुए इसको दोबारा से एज ए 2.0 वर्जन इसको स्टार्ट किया है। और ये इंडिया का जो 75
प्रोजेक्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में इसको आगे बढ़ाया गया है। और इसका जो थीम था डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेस्ड ऑन दिस थीम द यंग राइटर्स विल शेयर देयर पर्सपेक्टिव इन इनोवेशन एंड क्रिएटिव मैनर। और जो ये स्कीम थी ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करी गई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये फेज़ वाइज एग्जीक्यूट करी जाएगी स्कीम, ठीक है। डिफरेंट फेजेस के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो बुक प्रिपेयर्ड अंडर दिस स्कीम विल आल्सो बी पब्लिश्ड बाय एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके द्वारा जितनी भी बुक्स बच्चों ने प्रिपेयर करी होंगी इस स्कीम के द्वारा उनको पब्लिश कौन करेगा? एनबीटी, ठीक है। आल्सो ट्रांसलेट इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस इज, और उन बुक्स को दूसरी अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा एज ए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के थ्रू। This scheme will also help in developing a stream of writers who can write on different subjects to promote Indian heritage, culture and knowledge system। अब क्या है ना, देखो सीधी सी बात है, जितने भी राइटर्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखेंगे, कोई हेरिटेज पे लिखेगा तो कोई कल्चर पे और कोई किसी पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर। तो इससे क्या है, इंडिया की जो बुक कल्चर है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और बाकी लोगों की भी इसमें रुचि बढ़ेगी, तो इस वजह से ये काफ़ी अभी प्रचलित हो रहा है। इसका स्केड्यूल क्या रहेगा? ए टोटल ऑफ 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट को। और ये कहाँ पे होगा? इस साइट पे जाके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। और विनर्स को अनाउंस किया जाएगा 28 फरवरी 2023 को। तो जो भी इच्छुक हैं वो अपना जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। द ऑथर विल बी ट्रेंड बाय एमिनेंट ऑथर्स मेंटर्स फ्रॉम मार्च 1 एंड 2023 अगस्त 31 टू 2023 कि भी जितने भी ऑथर्स जो सिलेक्ट होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा दूसरे बड़े ऑथर्स के द्वारा मार्च 1 से 31 अगस्त तक 2023 में। जो द फर्स्ट सेट ऑफ पब्लिश्ड बुक विल बी लॉन्च ऑन अक्टूबर 2, 2023 कि इनके द्वारा जितनी बुक्स लिखी जाएंगी, जो सिलेक्टेड ऑथर्स होंगे, जो बच्चे होंगे, तो इनकी जो पहली सेट होगा बुक्स का वो कब पब्लिश करेगी एनबीटी? 2 अक्टूबर 2023 को। इसी से रिलेटेड कुछ रीसेंट न्यूज़ भी है। 15 जुलाई 2022 को जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालते हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज़ करी थी इंडिया रैंकिंग 2022, जो कि किसकी रैंकिंग थी? रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन परफॉर्मेंस, कि जितने भी हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज़ हो गया और एनआईटी हो गया, ठीक है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे उनको रैंकिंग दी गई थी। और ये किसने प्रिपेयर किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने, जो कि किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द इंडियन रैंकिंग 2022 ओवरऑल वॉज टॉप्ड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास के द्वारा टॉप करा गया था। उसके बाद चेन्नई, मद्रास ऑफ चेन्नई, और उसके बाद तमिलनाडु ने, और जिसका स्कोर कितना रहा था? 87.59। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रसाद है, ठीक है, राज्यसभा मतलब मध्य प्रदेश से, ओके। और ये भी आगे आप थोड़ा सा देख लेना इनको। अब बात करते हैं जो रिसेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी घटा है देखा जाए तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा गिवन बाय द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा ये डाटा प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये डाटा दिया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब देश के अंदर लोगों को नौकरी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है तो भैया जितने अनएम्प्लॉयड लोग थे वो घटते जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनको नौकरी मिल रही है। तो कितना घट गया? 6.43% इन सितंबर 2022, ठीक है। और ओविंग टू इंक्रीजिंग लेबर पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़। अगस्त 2022 के अंदर ये कितना था?
8.3, ठीक है। उसके बाद से डिक्लाइन बाई 2 मिलियन टू 394.6 मिलियन। द एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज़ अनएम्प्लॉयड विलिंग टू वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किन लोगों से नापा जाता है, किन लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? वो लोग जो, ठीक है, जो अभी काम करने के लिए इच्छुक हैं और एक्टिवली नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके कुछ की पॉइंट है। सितंबर 2022 के अंदर जो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, अर्बन रूरल एरियाज़, वहाँ पे ये डिक्रीज़ हो गया था 5.84 से 84 तक पहुंच गया था, जो कि पहले कितना था 7.68 अगस्त के अंदर। और अर्बन एरियाज़ के अंदर कितना है, मतलब ये रूरल एरिया का है। रूरल एरिया के अंदर जो क्या कहते हैं, बेरोज़गारी घट के 7.68 से घट के कितनी होगी 5.84%। और जो शहरी देश है, शहरी एरिया है, अर्बन एरियाज़, उसके अंदर 9.57 से घट के 7.7 हो गई, ठीक है, अगस्त 2022 से लेके। नियरली 8 मिलियन rise in labor participation demonstrated in the resilient India's economy। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि दोनों का मिलाएंगे तो, ठीक है, वो कितना हो गया 7.7%। मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर कितना था 9.6 और रूरल एरियाज़ के अंदर कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7 अगस्त के टाइम पे, और जो कि अब घट के कितना हो गया 6.6। रैंकिंग देखे कि भाई हाईएस्ट से लोवेस्ट सितंबर 2022 में कौन कौन सी स्टेट के अंदर क्या रहा है। अगर सितंबर 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, करीबन वहाँ की 23.8% जो पॉपुलेशन है जो नौकरियाँ ढूंढ रही है वो अनएम्प्लॉयड है। वो इसको फॉलो करता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 23% है, ठीक है। और हरियाणा में भी नियर बाई 23% है, त्रिपुरा 17, झारखंड 12, ठीक है, और बिहार 11%। सितंबर 2022 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम लोग अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, 0.1%। मतलब जितने लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उसके केवल 0.1% ही अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, बेरोज़गार थे। असम के अंदर तो उससे भी कम है 0.04, उत्तराखंड 0.05, मध्य प्रदेश 0.9, ठीक है, गुजरात 1.5, मेघालय 2.30 और उड़ीसा 2.90। ये कुछ डेटा है। तो मतलब किसका सबसे कम और किसका सबसे ज़्यादा, थोड़ा सा इन पे थोड़ा ध्यान रखना, और किसके द्वारा ये रिलीज़ करा जाता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी जो मॉनिटरिंग अबाउट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिन्होंने इसको रिलीज़ करा है। 1 मिनट होल्ड रखना प्लीज़। तो CMEIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी इज़ अ लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी दैट प्राइमली फोकस एज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, ठीक है। इसके MD कौन है, महेश व्यास, और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी 1976 के अंदर ये बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो ये है। अभी बात करते प्रचंड। प्रचंड क्या है, ये इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट क्या कहते हैं इनको, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये किसके द्वारा इनको डेवलप किया गया था, तो इनको डेवलप किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी रिसेंट अक्टूबर 3, 2022 को इंडियन एयरफोर्स ने इनका जो पहला बैच है, फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, जिनका नाम है प्रचंड, इनको इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या है इंडक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी क्या है 143 हेलीकॉप्टर की यूनिट थी एट जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पे इनको इंडक्ट किया था। दिस LCH आर लिमिटेड प्रोडक्शन सीरीज़, LSP लिमिटेड प्रोडक्शन सीरीज़ ऑफ 10 चॉपर्स। इसमें 10 तो इनके जो 10 चॉपर होंगे, 10 हेलीकॉप्टर, वो किसको मिलेंगे, एयरफोर्स को, और उसमें से 10 में से 4 को अभी डिलीवर कर दिया गया और इंडक्ट भी कर लिया गया, और जो बाकी के बच गए उनको 2022 के एंड तक आते आते इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। दिस इंडक्शन मेड इंडिया 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अटैक हेलीकॉप्टर्स, कि भाई ये जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हुए, इनको शामिल कर लिया गया, तो उसी हिसाब से क्या है ना, इंडिया 7वीं ऐसी कंट्री होगी जिसके पास खुद के मेड इन कंट्री, मतलब अपने ही देश के बने हुए हेलीकॉप्टर्स खुद की एयरफोर्स के अंदर
जिसने शामिल किए हैं। इंडक्शन सेरेमनी के अंदर कौन कौन थे, किस किस ने प्रिसाइड किया? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मेंबर्स थे उन्होंने, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी। इनके ऊपर मैंने अभी रिसेंट में वीडियो बनाई थी, करीबन 2-3 दिन पहले ही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। उसके अंदर पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर ना देखा हो तो 2 दिन पहले की जो करंट अफेयर है उसको देख लेना, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि कहाँ पे शामिल थे, सब के सब जोधपुर बेस के ऊपर। प्रचंड इज़ डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच इंजन मेकर सफरान। ये जो कंपनी है यही इसके इंजन्स बनाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर 100% मेड इन इंडिया नहीं है अभी के लिए। फ़िलहाल ये 45% जो इसके इक्विपमेंट है या बॉडी है वो इंडिया के अंदर बनती है, और जो बाकी का 55% इसका जो हिस्सा रहता है वो बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर असेंबल किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़, कि भाई जो पहाड़ी के एरिया है, जो ज़्यादा ऊंचाई के एरिया, उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर 5.8 टन का ट्विन इंजन है, ठीक है। और इस इंजन को क्या बोलते हैं, शक्ति इंजन। इट इज़ आर्म्ड विद 20 mm टूरेट गन्स, जो ये देखी होगी आपने, जो यहाँ आगे गन लगी हुई है, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, टूरेट गन। और ये कितने mm की है, कितना 20 mm की, ठीक है। 70 mm का रॉकेट सिस्टम है जो, और इसके अंदर किस मिसाइलों को भी हम डाल सकते हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल, जो एयर टू एयर अटैक करती है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को भी। इट इज़ इक्विप्ड विद रिक्वेस्टिक एजिलिटी, मैन्यूरेबिलिटी, एक्सटेंडेड रेंज, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी। मतलब हर तरह से हर एक चीज़ का सामना करने में सक्षम है। इसके अंदर स्टील्थ फीचर्स भी है, जिसके द्वारा ये पकड़ में ना आए रेडार में, ठीक है। आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, नाइट अटैक कैपेबिलिटी है, कि भाई नाइट विजन भी है, रात के अंधेरे में भी अटैक कर सकता है। और इट कैन परफॉर्म वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग कॉम्बैट, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन भी कर सकता है, डेड मिशन भी कर सकता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, या फिर काउंटर इंसर्जेंसी, अगर देश के अंदर कहीं से उग्रवादी एंटर हो जाएं तो उनसे भी काउंटर कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड के जो बंकर बने होते हैं वहाँ पे भी अटैक कर सकता है। हर तरह से कैपेबल है ये, एक तरह से देखा जाए तो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। द इंडक्शन फॉलोड बाय द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन मार्च 2022 के अंदर, मार्च 2022 के अंदर जो कैबिनेट कमेटी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया था किसका, कि 15 LCH जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। कितने रुपए दिए जाएंगे उसके लिए, 3,887 सॉरी, ठीक है। और आउट ऑफ 15 हेलीकॉप्टर्स में से 10 किसको दिए जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स को, और 5 इंडियन आर्मी को। यहाँ पे पॉइंट नोट करना होगा कि जो स्पेशल प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, स्पेशल प्रोडक्शन वर्जन है, उसके अंदर कितना है, 45% तो इंडिजीनियस कंटेंट है। मतलब जो 45% हिस्सा है जो वो इसकी बॉडी का हो या फिर जो इक्विपमेंट हो वो इंडियन मेड है, और जो बाकी का रहेगा वो कहाँ से रहेगा, वो विदेश का रहेगा, वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। ये केवल अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो वर्ल्ड के अंदर जो कि फ्लाई कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, कहाँ पे, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। 5000 की मीटर की जो हाइट पे जितने भी पहाड़ हो या कोई भी हो वहाँ पे टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। और विद कंसिडरेबल वेपन एंड फ्यूल लोड, ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पे खाली हो, नहीं, पूरे लोड के साथ में, पूरा फ्यूल लोड के साथ में ये वहाँ पे लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है वहाँ से। रिसेंटली थोड़ी सी एक और न्यूज़ बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी मेमोरेंडम साइन किया है किसकी प्रेजेंस में, डॉक्टर अजय कुमार की प्रेजेंस में, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, फॉर इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस। कि भाई जो HAL का जो पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस है उसका इन्होंने उसको ओपन किया है, कहाँ पे, कोलालमपुर, जो कि कहाँ पे है, मलेशिया के अंदर, ठीक है। और HAL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका क्या नाम है, CB अनंत कृष्णन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। अब बात करते हैं कि जो मोम था ना, वो मोम है क्या, ठीक है। मोम है मास ऑर्बिटल क्राफ्ट, जो कि अभी क्या हो गया, नॉन रिकवरेबल हो गया।
3 अक्टूबर 2022 को इसरो ने कंफर्म कर दिया था कि जो मार्स का ऑर्बिटर मिशन है MOM, कॉमनली रेफर्ड एज मंगलयान मिशन, उसका अभी क्या है, वो अभी एंड हो गया, ठीक है। उससे जितने भी कम्युनिकेशन थे वो सारे ख़त्म हो गए ग्राउंड से, ड्यू टू लॉन्ग एक्लिप्स हैपन इन मार्च अप्रैल 2022 के अंदर। जी जो एक्लिप्स हुआ था ना अप्रैल 2022 के अंदर, उसकी वजह से उससे जितने भी कम्युनिकेशन थे वो सारे के सारे लॉस्ट हो गए और अब ये नॉन रिकवरेबल हो गया। अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था कि किस वास्ते करा गया था कि जो मार्शियन सरफेस है, मार्स की जो सरफेस और उसका टेम्परेचर, उसकी स्टडी करने के लिए। और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो मार्शियन सरफेस है उसके फीचर्स कैसे हैं, कि उसकी मिनरल्स कैसे, मिनरलोजी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी, दिखता कैसा है ना, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और सारे का सारा किससे जांच किया जाता, इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे भारत के अंदर ही विकसित करेगा इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। दिस वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। ये पहला भारत देश का इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जो कि कब स्टार्ट करा गया था, जो कि इंसर्ट हुआ था मार्स के ऑर्बिट के अंदर 24 सितंबर 2022 के। 24 सितंबर 2022 को ये मार्स की जो ऑर्बिट है उसके अंदर प्रवेश कर गया था, आफ्टर कंप्लीटिंग 300 डेज ऑफ इट्स इंटरप्लैनेटरी जर्नी, कि भाई वहाँ तक पहुँचने में इसको कितने दिन लगे थे, 300 दिन। और इसने कंप्लीटेड 8 years ऑफ इट्स वर्क सिंस इट्स इंसेप्शन। MOM वाज लॉन्च फ्रॉम PSLV C-25। इस यान से इसको लॉन्च करा गया था, जिसके अंदर 850 kg का फ्यूल था और 5 साइंस पेलोड्स थे, जिसके अंदर मार्स कॉलर कैमरा भी था, ठीक है, जो कि मार्स की सरफेस और उसका एटमॉस्फेयर जानने में हेल्प कर रहा था। MOM was tracked by Indian Deep Space Network in Bengaluru, Karnataka and is complemented by NASA Jet Propulsion Laboratory in Deep Space Network, कि भाई इनके द्वारा इसको बार बार ट्रैक किया जा रहा था, नासा के द्वारा भी, और जो इंडिया का डीप स्पेस नेटवर्क है जो कि बेंगलुरु, कर्नाटका और बाकी जगहों पे जो स्थापित है, तो वहाँ से इनको इस चीज़ को ट्रैक किया जा रहा था बार बार। इंडिया पहला एशियन नेशन है जो मार्स की ऑर्बिट तक पहुँच पाया है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा है जिसने ये पहले ही अटेम्प्ट में अचीव कर लिया था। तो अभी है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन अक्टूबर 4 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्प्रूविंग एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि भाई जो एनिमल्स का जो अभी देखो इनके जंगल भी कटते जा रहे हैं, और आजकल आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी कि लोग डॉग्स को कितना मार दे रहे हैं ना, कि मतलब इनका बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब करे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एनिमल राइट्स, कि भाई जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के भी राइट है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनके लिए भी उनकी लाइफ के अच्छे कुछ स्टैंडर्ड्स हों। इसी वजह से एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी है वो इस दिन 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, शेयर्ड प्लेनेट। शेयर्ड प्लेनेट बोले तो कि भाई ये प्लेनेट देखो सबका है, ह्यूमंस का है, यहाँ पे सब लोगों का समान अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हों। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोच समझ सकते हैं, ठीक है, फैसले ले सकते हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, तो ये सारा कुछ हमारा हो गया, नहीं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्लेनेट को लेके। तो बैकग्राउंड का थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे जो वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय जर्मन राइटर, ये सबसे पहले किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, एक जर्मन राइटर के द्वारा एंड पब्लिसिस्ट साइकोलॉजिस्ट, इनका नाम था हेनरिच जिमरमैन, ठीक है। 24 मार्च 1925 को इन्होंने इसको पहली बार क्या करा था, मनाया था, ठीक है, एट द स्पोर्ट प्लेस इन बर्लिन, जर्मनी के अंदर। The first observed World Animal Day and event was attended by more than 5,000 people, कि सबसे जो पहला इवेंट हुआ था उसको 5,000 से ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया था। 1931 के अंदर इंटरनेशनल एनिमल प्रोटेक्शन कांग्रेस ने इसको अप्रूव कर दिया था वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में। कहाँ पे करा था, फ्लोरेंस, इटली के अंदर।
वाई अक्टूबर 4 अक्टूबर ही क्यों? द डे वॉज मूव्ड फ्रॉम 24 मार्च टू 4 अक्टूबर इंक्लूडिंग एज ए मेमोरियल डे ऑफ द कैथोलिक सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी हु इज़ कंसिडर्ड द पैट्रन ऑफ सेंट एनिमल्स। ठीक है, सेंट ऑफ एनिमल्स, कि भाई ये 24 मार्च से 4 अक्टूबर को इसलिए करा गया था क्योंकि वो दिन था, वो मेमोरियल डे था किसका? कैथोलिक सेंट फ्रांसिस का, और वो खुद एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, की पॉइंट देखते हैं। रसिया ने ये दिन सेलिब्रेट करा था 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, टू ड्रॉ द पब्लिक अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल्स, कि भाई जो प्रॉब्लम हो रही थी ना एनिमल्स को बचाए रखने के लिए, उस चीज़ को लोगों के अंदर अटेंशन अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को 2000 सन के रूप में, मतलब 2000 साल के अंदर इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, ईयर 2000 के अंदर, कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं वो अभी एक तरह से एक्सटिंक्शन की लाइन पे खड़े हैं। ठीक है, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और काफ़ी तो हो भी चुके हैं, कि भाई लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये कितने ज़रूरी हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस इज 94% आर कॉज्ड बाई पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज लिविंग इन लैटिन अमेरिका, कि भाई जो वाइल्ड स्पीसीज़ है उनकी वजह से करीबन जो वहाँ की लोकल जो एनिमल्स हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, वो ख़त्म होती जा रही थी। अफ्रीका के अंदर ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी 65% तक, एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर 45% तक, नॉर्थ अमेरिका 33%, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 24% तक ख़त्म हो गई। अब इंडिया में भी ऐसा ही हाल है। इंडिया की कुछ मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स स्पीसीज़ हैं 2022 की, वो देख लेते हैं। पहला, द ग्रेट एडजुटेन स्टोर्क, इनका कितना नंबर बचा है? करीबन 800 से 1200 बचे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, और स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, ठीक है, 10,000 ही बचे हैं करीबन इंडिया के अंदर, ये भी एंडेंजर्ड है। लायन टेल्ड मकाक 2400 से 2500 बचे हैं, ये भी एंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायन केवल 674 बचे हैं, जो कि करंटली कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क के अंदर। ये कहाँ पे है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये तो, बिल्कुल ही मतलब कगार पे खड़े हैं ख़त्म होने की। कश्मीरी रेड स्टैग, ये केवल कहाँ कितने बचे हैं? 237, ये तो और भी ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रखे हैं। अभी कैसे इनको बचाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन, एनिमल एक्सटेंशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय नॉट बाइंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, लिमिटिंग द कंजप्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड मोर। अब वर्ल्ड वाइड फोना फॉर नेचर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, जो कि कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 के अंदर। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, इसके अंदर ये टेबल प्लीज़ आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर, तो इसको देख लेना। और इसरो का ये थोड़ा सा मंगलयान के बारे में पढ़ लेना। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस।